भारत के इतिहास में ऐसे शूरवीर हुए हैं जिनकी गाथाएं आज भी हमारे दिलों को रोमांचित करती हैं। ये वह वीर थे जिनके तलवार के वार, उनकी वीरता और उनका साहस आज भी अमर है। परंतु हर वीर की कहानी केवल युद्ध की ही नहीं होती। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे जन्म ही युद्धभूमि में हुआ और जिसे अपनी भूमि, अपने प्रजा और अपनी मर्यादा के लिए हर पल लड़ना पड़ा। यह कहानी है राजा पृथ्वीराज चौहान की, वह शूरवीर जिसे पृथ्वीराज रासो में अमर कर दिया गया। एक ऐसा समय जब भारत के किले गूंज रहे थे युद्ध की आहट से और सम्राटों की तलवारों में झलक रही थी सत्ता की भूख। कल्पना कीजिए, रात का समय, राजस्थान के किले की प्राचीर पर गूंजती हुई ढोलताशों की आवाज, तीरकमान की चमकती हुई नोकें और सैनिकों के घोड़ों की टाप। एक युवा राजा अपने किले की दीवारों पर खड़ा, अपने प्रजा की रक्षा के लिए तैयार, और उसका मन विचारों से भरा। आज मेरी वीरता किसे याद करेगी और मेरी तलवार किसकी रक्षा करेगी? यहीं से शुरू होती है गाथा उस शूरवीर की जिसकी कहानी में प्यार भी है, विश्वासघात भी और अविश्वसनीय युद्ध कौशल भी। यह केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि एक राजा की आत्मा की कहानी है जो अपने राज्य, अपने प्रजा और अपने धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहा। क्या आप तैयार हैं उस साहस और वीरता को देखने के लिए जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान की अद्भुत यात्रा। पृथ्वीराज का जन्म प्रतापी राजा संगराज चौहान और रानी कौलवती के घर हुआ। बचपन से ही उसमें साहस और वीरता की झलक दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखों में तेज और बुद्धि में सूझबूझ थी। जब वह केवल 10 साल का था, तभी उसे तलवार और धनुष साधन की शिक्षा दी जाने लगी। वह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि भविष्य का शूरवीर था। उसके प्रशिक्षकों का कहना था, इस बालक में ऐसी शक्ति है जो आने वाले समय में सम्राटों की चुनौती का सामना कर सकती है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका नाम चारों ओर गूंजने लगा। राज दरबार में उसके साहस की कहानियां सुनाई जाने लगी। वह केवल शौर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और धर्म का भी पालन करने वाला युवा था। युवावस्था में उसने पहले युद्ध में भाग लिया और दुश्मनों को परास्त किया। उसकी वीरता, उसकी चालाकी और उसकी रणनीति ने सभी को चकित कर दिया। यही युवा पृथ्वीराज था जिसने आने वाले समय में भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और युवा पृथ्वीराज चौहान अपने पिता के बाद राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया। राज्याभिषेक का दिन आया और पूरे साम्राज्य में उत्सव का माहौल था। किले की दीवारें रंग बिरंगी झंडियों और दीपों से सज गई थी। बाजे गाजे की धुनें, प्रजा के जयकारे और मंत्रियों की प्रशंसा के शब्द, यह सब उसी दिन गूंज रहे थे जब पृथ्वीराज ने सिंहासन संभाला। लेकिन केवल उत्सव ही नहीं, चुनौती भी थी। पड़ोसी राज्यों और शत्रुओं की नजरें नए राजा पर थी। थोड़े ही समय बाद एक छोटे युद्ध ने पृथ्वीराज के साहस और रणनीति की परीक्षा ली। उसने अपने अनुभव और तलवार के कौशल से न केवल दुश्मनों को परास्त किया, बल्कि अपनी प्रजा का भरोसा और विश्वास भी जीत लिया। यही वह समय था जब राजा ने अपने जीवन का पहला बड़ा संदेश दिया, धैर्य, साहस और धर्म का पालन ही राजा की सबसे बड़ी शक्ति है। इस संघर्ष ने उसे केवल शूरवीर नहीं बनाया, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी बना दिया। युवा राजा ने समझ लिया कि उसका सफर केवल राज सिंहासन तक नहीं, बल्कि उसे अपने राज्य की सीमाओं और लोगों की रक्षा के लिए हर पल चौकन्ना रहना होगा। यही वह दौर था जब पृथ्वीराज का नाम अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए हर कोने में गूंजने लगा। राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज के सामने पहली बड़ी चुनौती आई। दुश्मन सेनाएं राजस्थान की सीमा पर टूट पड़ी। यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि राजा और उसकी प्रजा के साहस और दृढ़ता की परीक्षा थी। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को संगठित किया। उसकी योजना सिर्फ शक्ति पर आधारित नहीं थी, बल्कि चालाकी और रणनीति पर भी। घोड़ों की टाप और ढालों की चमकती नोकें, तीरों की बारिश और तलवारों की गड़गड़ाहट, हर चीज ने युद्धभूमि को जीवंत बना दिया। युद्ध के बीच पृथ्वीराज ने अपने सैनिकों को साहस दिया और खुद सबसे आगे लड़ते हुए दुश्मनों को परास्त किया। उसकी वीरता ने न केवल उसके दुश्मनों को डराया, बल्कि अपने सैनिकों का मनोबल भी अडिग किया। यह युद्ध साबित कर गया कि पृथ्वीराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक असली शूरवीर है, जिसका नाम आने वाले समय में इतिहास में अमर हो जाएगा। इस लड़ाई ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोला। अब उसे केवल अपनी भूमि नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य और उसके लोगों की रक्षा करनी थी। और यही वह समय था जब उसकी तलवार और उसकी बुद्धि ने साथ मिलकर उसे भारतीय इतिहास का एक महान योद्धा बना दिया। कुछ सालों बाद भारत की सीमाओं पर एक नई चुनौती खड़ी हो गई। मोहम्मद गौरी, एक शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारी, अपनी सेनाओं के साथ राजस्थान की ओर बढ़ा। उसकी ताकत और रणनीति का खौफ हर राज्य में फैल चुका था। पृथ्वीराज चौहान ने स्थिति को गंभीरता से देखा। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का दौरा किया, सैनिकों की ताकत का आकलन किया और रणनीति बनाने बैठा। उसका मन गंभीर था, क्योंकि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उसकी प्रजा और धर्म की रक्षा का प्रश्न था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, घोड़ों और हाथियों को युद्ध के लिए तैयार किया
तीर और धनुष तैयार करवाए और अपने सेनापतियों को कहा, हम केवल अपनी भूमि नहीं बचाएंगे बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे लोगों की मर्यादा भी सुरक्षित रखेंगे। युद्ध की तैयारी में हर क्षण कीमती था। पृथ्वीराज ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार हो। और इसी समय सीमा पर खुफिया जानकारी मिली, दुश्मन की सेना बड़ी और शूरवीरों से भरी हुई थी। यह संघर्ष पृथ्वीराज के जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा होने वाला था। अंततः दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने हुईं। यह लड़ाई केवल युद्ध की नहीं बल्कि साहस, रणनीति और वीरता की परीक्षा थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटकर रणनीति बनाई। घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक सभी अपने स्थान पर थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारें टकराईं, तीर उड़ते रहे और हाथियों की गर्जना से मैदान गूंज उठा। पृथ्वीराज सबसे आगे लड़ते हुए दुश्मनों को पीछे धकेल रहा था। उसकी चालाकी और साहस ने दुश्मनों को चकित कर दिया। इस पहले संघर्ष में पृथ्वीराज ने अपनी सेना की शक्ति और रणनीति का पूरा उपयोग किया। उसने दुश्मनों की घात योजना को भांप लिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज की जीत ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। यह केवल उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि उसके नेतृत्व और साहस का प्रमाण था। तराइन की पहली लड़ाई में जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि दुश्मन अब पीछे हट जाएगा, लेकिन मोहम्मद गौरी ने अपनी सेनाओं को फिर से संगठित किया और भारत पर हमला करने की योजना बनाई। यह बार उसकी चालाकी और रणनीति ने पृथ्वीराज के लिए संकट पैदा कर दिया। दूसरी लड़ाई में दुश्मन ने छलकपट और घात का इस्तेमाल किया। पृथ्वीराज की सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन अचानक से घातयुद्ध हुआ। बहुत से वीर सैनिक शहीद हुए और मैदान रक्त से लाल हो गया। पृथ्वीराज ने अपने साहस और तलवार के कौशल से दुश्मनों का सामना किया, लेकिन उसकी सेना कमजोर हो गई थी। इस लड़ाई ने यह दिखा दिया कि केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं, बल्कि युद्ध में रणनीति और सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। युद्ध के अंत में पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया और मोहम्मद गौरी ने उसे सत्ता से वंचित करने की कोशिश की। यह समय उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था, जब उसे अपने राज्य और प्रजा के लिए नया रास्ता खोजना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया। उसे कैदखाने में रखा गया, जहां केवल पत्थरों की दीवारें और दुश्मनों की निगाहें थी। लेकिन पृथ्वीराज का साहस और बुद्धिमत्ता अभी भी जीवित थी। गौरी ने उसे छल से फंसाने की योजना बनाई। उसने पृथ्वीराज को शाही दावत में आमंत्रित किया और वहां उसे अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन पृथ्वीराज ने किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और वीरता को नहीं छोड़ा। उसने बुद्धिमत्ता और चालाकी से दुश्मनों को मात देने की योजना बनाई। इस समय पृथ्वीराज के मन में केवल एक ही विचार था, कैसे अपनी प्रजा और अपने राज्य को बचाया जाए और कैसे इतिहास में अपने नाम को अमर बनाया जाए। यही वह दौर था जब उसकी वीरता और रणनीति की परीक्षा चरम पर थी। मोहम्मद गौरी जानता था कि पृथ्वीराज केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी योद्धा है। इसलिए उसने एक ऐसा क्रूर निर्णय लिया जो इतिहास के पन्नों में आज भी सिहरन पैदा करता है। पृथ्वीराज की आंखों की ज्योति छीन ली गई। अंधकार ने उसके नेत्रों को ढक लिया, लेकिन उसका साहस, उसका आत्मबल और उसकी स्मृति और भी तेज हो गई। अब वह आंखों से नहीं, मन से देखने लगा। अब वह तलवार से नहीं, बुद्धि से युद्ध करने लगा। कैदखाने की उस निस्तब्ध रातों में पृथ्वीराज अपने भीतर के योद्धा से संवाद करता। उसे हर दिशा की ध्वनि याद थी, कदमों की आहट, श्वासों की गति, धनुष की प्रत्यंचा का कंपन। उसकी स्मृति में तराइन का मैदान, उसकी तलवार की धार और उसका लक्ष्य, सब कुछ जीवित था। उसका मित्र और कवि चंद बरदाई, जो केवल कवि नहीं बल्कि उसकी आत्मा की आवाज था, उसी अंधकार में उसके साथ खड़ा था। उसने पृथ्वीराज को याद दिलाया, राजन, आंखें गई हैं पर लक्ष्य नहीं। यहीं से जन्म हुआ उस योजना का जिसने इतिहास को झुका दिया। एक अंधा राजा, पर दृष्टि इतनी तीव्र कि मृत्यु भी कांप जाए। मोहम्मद गौरी ने अपने विजय उत्सव में पृथ्वीराज को बुलाया। वह समझ बैठा था कि एक अंधा राजा अब केवल तमाशा है। दरबार सजा, संगीत गूंजा और पृथ्वीराज को मजाक के लिए धनुष दिया गया। तभी चंद बरदाई आगे बढ़ा। उसकी आवाज में कविता नहीं, रणभेरी थी। उसने दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। यह केवल कविता नहीं थी, यह दिशा थी, दूरी थी और लक्ष्य था। पृथ्वीराज ने धनुष उठाया। उसने सांसों की गति सुनी। उसने सिंहासन की चरमराहट सुनी। उसने मृत्यु को लक्ष्य बनाया और फिर बाण छूटा, शब्दों की दिशा में गया, सीधे हृदय में। मोहम्मद गौरी वहीं गिर पड़ा। दरबार सन्न रह गया। एक अंधे राजा ने इतिहास का सबसे सटीक प्रहार किया था। उसके बाद कथा कहती है पृथ्वीराज ने आत्मबलिदान दिया, लेकिन सच यह है वह कभी मरा ही नहीं। वह शब्दों में, वीरता में और भारत की आत्मा में अमर हो गया। यही है पृथ्वीराज रासो, जहां कविता तलवार बन जाती है और राजा इतिहास। इतिहास में कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान उन्हीं में से एक था, जिसे हराया नहीं गया, केवल परखा गया, जिसकी आंखें छीनी गईं, पर जिसकी दृष्टि और भी तीव्र हो गई, जिसका राज्य छीन लिया गया, पर जिसकी आत्मा कभी बंदी नहीं बनी। जब उसने शब्दों के सहारे बाण चलाया, तो वह केवल एक सुल्तान को नहीं मार रहा था, वह यह घोषणा कर रहा था कि भारत की आत्मा अंधी नहीं की जा सकती। चंद बरदाई की कविता केवल दोहा नहीं थी,
वह भारत का घोषणा पत्र थी, जहां शब्द युद्ध करते हैं और वीरता अमर हो जाती है। सोचिए, एक अंधा राजा भरे दरबार में खड़ा, हाथ में धनुष और सामने मृत्यु, लेकिन वह डरा नहीं, क्योंकि जो अपने धर्म, अपने देश और अपने स्वाभिमान के लिए जीता है, वह मरने से डरता नहीं। पृथ्वीराज का अंत नहीं हुआ, वह राजस्थान की रेत में समा गया, वह तलवार की धार में बह गया, वह कविता की पंक्तियों में जीवित रह गया। आज भी जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज की आत्मा जाग उठती है। यह कहानी केवल बीते समय की नहीं है, यह कहानी आज की है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो हार कर भी झुकता नहीं। पृथ्वीराज रासो केवल एक ग्रंथ नहीं, यह भारत का आत्मचरित्र है। और जब तक यह धरती है, जब तक शब्द है, जब तक वीरता है, तब तक पृथ्वीराज चौहान अमर है। यदि आपको चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।